हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे पीवी शैली के वर्क के बारे में। उनके वर्क के बारे में ये पढ़ेंगे कि पीवी शैली ने किस ईयर में कौन सा वर्क लिखा और उस वर्क का शॉर्ट में क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेंगे कि इस वर्क की राइमिंग स्कीम क्या है, कितनी लाइन में लिखी गई, ये सारी चीज़ें विलियम ओ पीवी शैली के वर्क के हर वर्क के बारे में हम ईयर वाइज देखेंगे और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस पूरी क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास अब देखिए। आपको लास्ट तक बहुत मदद मिलेगी इस क्लास से। तो चलते हैं। विलियम पर्सी शैली पीवी शैली ने अपना सबसे पहले वर्क की शुरुआत जो है 1810 में की। और 1810 में इन्होंने अपनी शुरुआत जो करते हैं एक जेस्टोसी नॉवेल्स करते हैं। जेस्टोसी नॉवेल्स क्या है? एक नॉवेल होता है जेस्टोसी। और इस नॉवेल से इनका नॉवेल जो है गोथिक नोवेल है। ये नोवेल कैसा है? ये नोवेल एक गोथिक नोवेल है। गोथिक नोवेल क्या होता है? गोथिक नोवेल ऐसे नोवेल कहते हैं जिस नोवेल में मेजुअल टाइप की सेटिंग दी जाती है, मतलब महल, किला, ठीक है ना, ऐसा। और ये जो है एक कुछ जो है डरावने टाइप के होते हैं। इस तरह के प्ले होते हैं, नॉवेल होते हैं। इस तरह के नॉवेल जो है थोड़ा कुछ मतलब जैसे डरावने होते हैं, राजा महाराजाओं का एरिया दिखाया जाता है, महल है, ये सब चीज़ें हैं, मतलब मध्यकालीन समय का की सेटिंग दी जाती है इस नॉवेल में। तो सबसे पहला नॉवेल होता है जेस्टोसी नॉवेल, ठीक है। अगर नेक्स्ट 1810 में अगला इनका नॉवेल जो आता है ये होता है। इसके बाद इनका अगला जो वर्क आता है वो होता है ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजाइन। देखिए एक वर्क जो है ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजाइन, ये इनका जो है एक मतलब पोएम का कलेक्शन होता है, पोएट्री का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। और ये वर्क जो लिखते हैं ये वर्क ये अपनी बहन एलिजाबेथ, एक सिस्टर होती है एलिजाबेथ, उन सिस्टर के एक कोलैबोरेशन में लिखते हैं। इस वर्क को कोलैबोरेशन में लिखते हैं, ठीक है ना। इस वर्क को ये जो है अपनी सिस्टर इसके साथ लिखते हैं। और इसमें जो है कुल मिला के 16 पोएम होती है, जिसमें 5 पोएम जो है एलिजाबेथ की होती है और 11 पोएम जो होती है ये शैली की होती है, ठीक है। 11 पोएम जो होती है ये शैली की होती है, ठीक है ना। तो 1810 में इनका जो दूसरा वर्क है ये ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड कैजाइन। और इस वर्क को इन्होंने अपनी बहन अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ मिलकर लिखा था। इस जो कलेक्शन था इस कलेक्शन में इन्होंने 5 पोएम इनकी बहन ने लिखा था और 11 पोएम जो है इन्होंने शैली ने लिखा था। और इस तरह को मिलाकर 16 पोएम। और देखिए इनके जो मेन पब्लिशर थे, इनके मेन पब्लिशर जो थे ये थे चार्ल्स। इनके जो मेन कलेक्शन थे वो थे चार्ल्स ऑलियर और विलियम ऑलियर। ये दोनों इनके मेन पब्लिशर हुआ करते थे, ठीक है। इनके जो पब्लिशर थे, सॉरी विलियम ऑलियर नहीं, जेम्स ऑलियर है, जेम्स ऑलियर, ठीक है। तो चार्ल्स ऑलियर और जेम्स ऑलियर ये इनके मेन पब्लिशर हुआ करते थे। इस तरह हमने देखा कि 1810 में जेस्टोसी नॉवेल आता है जो कि गोथिक नॉवेल होता है। दूसरा इनका 1810 में
दूसरा इनका वर्क आता है ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड कैजाइन, जिसको इन्होंने अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ मिलकर लिखा था। और इस पोएम में, इस कलेक्शन में कुल मिला के 16 पोएम थी। 16 में 5 पोएम इनकी बहन के द्वारा, इनकी सिस्टर के द्वारा लिखी गई थी, और 11 पोएम जो है पीवी शेली ने खुद लिखी थी। इसके बाद अगला जो वर्क आता है इनका, वो आता है पोस्ट ह्यूमन्स फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट। एक अगला वर्क आता है, एक कलेक्शन होता है, और एक कलेक्शन जो होता है, इनके जो दोस्त थे थॉमस जेफरसन हॉब, इनके साथ इन्होंने मिलकर ये वर्क लिखा था। ये वर्क जो है 1810 में जो एक कलेक्शन था पोस्ट में फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट, ये वर्क जो है इन्होंने अपने दोस्त थॉमस जेफरसन हॉब के साथ मिलकर लिखा था। अगला 1810 में अगला इनका नॉवेल आ रहा है सेंट एडविन। इनका अगला जो वर्क आता है सेंट एडविन आता है। इस वर्क को द रोजी क्रूसियन भी बोला जाता है। इस वर्क को द रोजी क्रूसियन भी बोला जाता है। इनका अगला वर्क जो है 1810 में, और ये क्या होता है, ये जो है एक नॉवेल होता है। ये वर्क क्या होता है, एक नॉवेल होता है। ठीक है, इसके बाद 1810 में इनके कुल मिला के कितने वर्क आते हैं, कुल मिला के 1810 में इनके 4 वर्क आते हैं। जेस्टोसी जो कि एक नॉवेल होता है, गोथिक नॉवेल होता है। दूसरा 1810 में ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर कैजाइन। तीसरा सिस्टर, अपनी बहन, जो कि अपनी बहन के साथ मिला के लिखते हैं। तीसरा वर्क जो है पोस्ट में फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट है, जो कि एक पोएम कलेक्शन है, जो कि थॉमस जेफरसन हॉब के साथ लिखते हैं। और 1810 में सेंट एडविन आता है। मतलब इस तरह 1810 में 2 पोएम कलेक्शन आते हैं इनके, और दूसरा 2 नॉवेल आते हैं। ठीक है, और दोनों नॉवेल जो होते हैं इनके गोथिक नॉवेल होते हैं। इसके बाद 1811 में तो आपको मालूम ही है कि 1811 जो ईयर था, वो ईयर इनके लिए बहुत थोड़ा उठक पटक वाला ईयर था। इनके जीवन में बहुत अहम वर्क 1811 था, क्योंकि 1811 में इन्होंने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्होंने सेंट एडविन इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एंटीथेसिस को पब्लिश करवाया, जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया। और दूसरा यह है कि इन्होंने 28 अगस्त 1811 में ये जो है अपनी वाइफ हैरियट वेस्टब्रूक के साथ ये जो है इन्होंने अपनी शादी कर ली थी। वो भी किसे, बिना फैमिली की मर्जी की, इन्होंने अपनी फैमिली की मर्जी के बिना इन्होंने शादी की थी। तो इस तरह जो है 1811 जो है में इनका कोई वर्क नहीं आता है, वही भी पैम्फलेट आता है, द नेसेसिटी ऑफ एंटीथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आता है 1812। 1812 ईयर भी इनके लिए काफी खास था, क्योंकि इस वर्क में इस ईयर में आता है इनका वर्क द डेविल्स वॉक आता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है एक बैलेड होता है। क्या होता है, ये एक बैलेड होता है, हाँ? और जिसमें 7 इरेगुलर स्टैंजा होते हैं। 7 जो है इरेगुलर स्टैंजा होते हैं, इसमें द डेविल्स वॉक में, और कुल मिला के 42 लाइनें होती हैं। ठीक है ना, 42 लाइन होती है। मतलब 7 इरेगुलर स्टैंजा का मतलब है कि इसमें जो स्टैंजा है उसमें लाइन जो है, हर स्टैंजा में लाइन जो है इक्वल नहीं होती, कुल मिला के 42 लाइन होती है। और इसमें जो डेविल होता है वो डेविल होता है वेल्जीबब जो होता है वो इसमें का डेविल्स होता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि डेविल्स वॉक जो है ये वर्क जो है, जब उस समय जो है इंग्लैंड में भोजन की काफ़ी कमी हो गई थी, रोटी अनाज जो है काफ़ी महंगा हो गया था, लोगों को खाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उस समय एक वर्क आता है, डेविल्स वॉक आता
है। इसमें डेविल्स वॉक आता है तो दिखता है, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़े फेमस जो है इसकी एक कार्टून भी आया था इसमें का, कि जिसमें जो है वहाँ की कैबिनेट को दिखाया गया है, कैसे बाहर जनता, दरवाजे बाहर जनता जो है खाने के लिए मर रही है, भूखी प्यासी घूम रही है, और बाहर एक मेज पर 8-10 लोग कैबिनेट बैठी है, कैबिनेट जो है बढ़िया बाकायदा भोजन कर रही है। हाँ, ऐसे भी पिक्चर भी आई थी उसमें, ठीक ना, एक कार्टून भी आया था। तो जिसको आप ऐसे उसी पर जो है उसी समय पर प्रहार करते हुए, मतलब व्यक्त करते हुए एक जो है वर्क लिखा गया था, डेविल्स वॉक। और वहाँ की जो इन्होंने राजतंत्र के, तो आप जानते हैं कि पीवी शैली राजतंत्र के विरोधी थे, तो ये दिखाते हैं कि मतलब सरकार कैसे जो है जनता पर अत्याचार कर रही है, जनता का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है इनको। इसी वर्ग को लेकर ये डेविल्स वॉक लिखी गई। एक बैलाट होती है और क्या होती है, एक रेगुलर स्टैंजा में लिखी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद 1813 में इनका वर्क आता है क्वीन मैब आता है, क्वीन मैब आता है। और एक पोएम होती है, जिसमें कुल मिला के 9 कैंटोज होते हैं। कैंटोज का मतलब होता है किसी पोएम के पार्ट्स, तो इसमें क्वीन मैब जो है थोड़ा एक लंबी पोएम थी और इसमें 9 पार्ट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिला के 18 जाती है। फिर उसके बाद 1815 जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि 1815 में वर्क के लिहाज से इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है एलास्टर आता है। इनका जो वर्क आता है वो एलास्टर आता है 1815 में। और इस वर्क को जो है इसका जो ओरिजिनल टाइटल होता है, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। इसमें जो है ए वर्क है और इनकी पहली वर्क है जो 1815 में लिखते हैं, और इस वर्क को पब्लिश कराया जाता है 1816 में पब्लिश कराया जाता है। इस वर्क में जो है 720 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 720 लाइन्स है। और इसमें जो एलास्टर है, एलास्टर का मतलब होता है एविल जीनियस, ऐसा जीनियस व्यक्ति जो बुरे काम के लिए अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जीनियस तो है लेकिन वो गुड जीनियस नहीं है, वो एविल जीनियस है, ठीक है ना। और इस वर्क को इनकी पीवी शैली की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है ना। एलास्टर जो होता है ये पीवी शैली की जो है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी इसको मानी जाती है। उसके बाद 1816, इसके बाद जो है 1816 में इनका जो अगला नेक्स्ट वर्क आता है वो 1816 में आता है। और 18, ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हैं जैसे पूरा लाइन्स देख रहे हैं, कोई भी वर्ग इनका छूट नहीं रहा है, कोई भी वर्ग इनका छूटेगा। इसके बाद 1816 में हम देख रहे हैं, 1816 में इनका वर्क आता है 1816 में इनका वर्क आता है ऑन डेथ। ये ऑन डेथ जो वर्क है ये 5 स्टेंजा में लिखा गया है, 5 स्टेंजा में ये वर्क लिखा गया है ऑन डेथ, ठीक है, जिसमें 1816 में आता है। फिर इसके बाद 1817 में इनका वर्क आता है हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आता है। इनका वर्क आता है हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आता है, ठीक है ना। और इसमें जो है कुल मिला के 84 लाइनें होती है। इस वर्क में 7 स्टैंजा होते हैं, इस वर्क में 7 स्टैंजा होते हैं, और जो कि 12 लाइन के होते हैं, 12 लाइन्स होते हैं। तो कुल मिला के 84 लाइनें होती है, ठीक है। इसमें हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किस ईयर में आता है? 1817 में आता है। उसके बाद 1817 के बाद इसी ईयर में का एक वर्क आता है लॉन्ग एंड सिंथिया, ये वर्क आता है, ये वर्क आता है। और इस, ठीक है, लॉन्ग एंड सिंथिया, और इसमें जो है इसमें इसका एक नाम होता है
द रिवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी, द रिवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी। ये जो लॉन एंड सिंथिया होता है, इसका एक टाइटल ये भी होता है लॉन एंड सॉरी द रिवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी होता है, ठीक है ना। और इस ठीक है ना, उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। हाँ थोड़ा एक वर्क 1816 में इनका एक वर्क और आता है जो कि मॉन्ट ब्लैंक आता है, ठीक है ना, मॉन्ट ब्लैंक आता है। और जिसको कहा जाता है कि इसका जो रिवाइज्ड एडिशन होता है, इसका इसे कहा जाता है रिवाइज्ड एडिशन को द डेमन ऑफ द वर्ड, द डेमन ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। इस तरह के हमने जो वर्क पढ़े वो 1870 तक में हमने वर्क पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस क्लास में हम लोगों ने पीवी शैली के 1810 से लेकर 1870 तक जितने भी वर्क थे, जितने भी इन्होंने वर्क लिखे, उन वर्क को पढ़ा और उनके बारे में हमने उनसे एक शॉर्ट क्रिटिकल एनालिसिस भी किया, मतलब किसमें कितनी लाइन होती है, किसके द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद जो अगले है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें पीवी शैली की पूरी प्लेलिस्ट डाली गई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक।